हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चों यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण की। बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण क्या है, कब हम कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित है और कब ये कहा जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित नहीं है। बच्चों बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन हमारे न्यूमेरिकल को इतना आसान कर देता है ये, जहां भी ये लग पाएगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि कार्य ऊर्जा प्रमेय से हमारे न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाते हैं, लेकिन कार्य ऊर्जा प्रमेय खासियत यह है कि वो हर जगह लग जाता है। लेकिन ये ऊर्जा संरक्षण जो हम यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण आज पढ़ेंगे, ये हमेशा नहीं लग पाएगा। चेक करना पड़ेगा कि यहाँ यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण हम लगा सकते हैं तो ये न्यूमेरिकल कार्य ऊर्जा प्रमेय से भी आसान कर देता है। ये तो तभी पता चलेगा जब हम क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे बच्चों यांत्रिक ऊर्जा है क्या। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज का वीडियो और पहली हेडिंग लगाएंगे आप यांत्रिक ऊर्जा। हेडिंग लगाते हैं बच्चों यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों अब तक इस चैप्टर में हमने दो प्रकार की ऊर्जाओं की बात की है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ये कहा जाता है कि किसी निकाय की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को उस निकाय की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं एक बार। किसी निकाय की, अब निकाय क्या होता है? निकाय को इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं बच्चों। निकाय एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें दो या दो से ज्यादा वस्तुएं होती हैं। किसी निकाय की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग को, स्थितिज ऊर्जा के योग को उस निकाय की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उस निकाय की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा है क्या। तो हमें पता चला कि अगर आपको यांत्रिक ऊर्जा लिखनी है तो आपको गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग करना पड़ेगा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों के योग को ही बच्चों यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को हम प्रदर्शित क्या करेंगे? ई से, एनर्जी से। गतिज ऊर्जा को हम प्रदर्शित करते हैं के से। स्थितिज ऊर्जा को हम प्रदर्शित करते हैं यू से। तो हमने ये देखा कि किसी निकाय की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को उस निकाय की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस हटके में बता देता हूँ बच्चों, जब हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ना शुरू किया था सरल रेखा में गति, तो वहां सबसे पहला जो टॉपिक हमने किया था वो हमने किया था यांत्रिकी। यांत्रिकी क्या होती थी? फिजिक्स का एक ऐसा पार्ट जिसके अंदर हम वस्तुओं की गति, वस्तुओं पे लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं, उसको हम यांत्रिकी कहते हैं। 3 प्रकार की यांत्रिकी पढ़ी थी बच्चों हमने। स्टैटिक्स पढ़ा था, काइनेमेटिक्स पढ़ा था, डायनामिक्स पढ़ा हमने। तो बच्चों जहां भी आप इस यांत्रिकी वर्ड को सुनो तो आप ध्यान ये देंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ बलों की बात होगी, गति की बात होने वाली है। देखो ऊर्जा की बात हो रही है, गतिज ऊर्जा की बात हो रही है, स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही है। स्थितिज ऊर्जा कब आती है? जब वस्तुओं पर संरक्षी बल लगे हो। गतिज ऊर्जा कब आती है वस्तु में? जब वस्तु चल रही हो। मतलब गति की बात हो रही है, बलों की बात हो रही है, तो समझ जाना हम यांत्रिकी की बात करने वाले हैं। और जैसे ही मुझे यांत्रिक ऊर्जा सुनने को मिलेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है। ठीक है बच्चों, बात हमने की। अब बच्चों मैं यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ। हमने कार्य ऊर्जा पढ़ी थी, कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ी थी हमने। कार्य ऊर्जा प्रमेय से मैंने कहा आपसे बताओ कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है। आपने मुझे बताया कि भैया हमने पढ़ा था कि किसी वस्तु पर सभी बलों द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। और हमने यहाँ लिखा था WOL बराबर डेल्टा के। इस WOL का मतलब है सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य बराबर इस डेल्टा के का मतलब है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब मुझे एक बात बताओ, किसी वस्तु पे कितने बल लग सकते हैं? आपने कहा भैया किसी वस्तु पर बाह्य बल लग सकता है। आपने कहा हाँ, बाहर से बल लग सकता है। मैंने कहा ठीक है। किसी वस्तु पे जो है वो अंदर से बल लग सकता है। हमने कहा हाँ, आंतरिक बल हो सकते हैं।
आंतरिक बराबर डेल्टा के। अब मुझे ये बात करनी है, इसको मैं झुका तो रहने दूंगा, जो बाहर से बल लगेगा। हमने कहा ये आंतरिक बल जो हैं इनकी बात कर लेते हैं। ये जो अंदर के बल हैं ये हमारे संरक्षी भी हो सकते हैं, आपने कहा। ये हमारे असंरक्षी भी हो सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल हो सकते हैं। बल बहुत प्रकार के हैं। और बच्चों अगर मैं इन दो के अलावा की बात करूं तो आप मुझे ये भी कह सकते हैं कि छदम बल भी हो सकता है। बल पढ़ा था हमने, यह आ जाएगा डेल्टा के। भाई कुछ नहीं किया मैंने कहा किसी वस्तु पर या निकाय कह लो, निकाय की बात कर लेते, किसी निकाय पर सभी बलों के द्वारा, मैं बलों के प्रकार लिख रहा हूं। मैंने कहा बाहर से भी बल लग सकते हैं, अंदर से भी बल लग सकते हैं। जो बल अंदर से लग सकते हैं वे संरक्षी भी हो सकते हैं, असंरक्षी भी हो सकते हैं। इसी प्रकार बाहर से लगने वाले बल भी संरक्षी और असंरक्षी हो सकते हैं, लेकिन मैंने उनको नहीं लिखा, उसका कुछ कारण है। हमने कहा छदम बल भी लग सकता है, झूठ मूठ का बल होता था, हमने पढ़ा था, बराबर डेल्टा के हो जाएगा। अगर मैं ये कह दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं ये कह दूं कि जो छदम बल है उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, मान लो किसी वस्तु पर छदम बल लग ही नहीं रहा है, तो हम कह देंगे उसने कोई काम भी नहीं किया। या ये कहो कि छदम बल लग तो रहा है लेकिन उसने कोई काम नहीं किया, तो मैंने कहा ये हमारा जीरो है। हमने कहा ठीक है। मैं कह दूं कि जो बल बाहर से लग रहे हैं, अगर लग रहे हैं, उन्होंने भी कोई कार्य नहीं किया, भाई या तो बल नहीं होगा, अगर होगा तो उसका कार्य शून्य होना चाहिए, जो बल बाहर से लगे हैं। आपने कहा ठीक है। जो अंदर के बल हैं और उन अंदर के बलों में भी जो असंरक्षी बल हैं, जैसे घर्षण बल हो गया, उनके द्वारा कार्य भी शून्य है। तो बचा क्या? तो आप कहोगे भैया बचा है अब ये जो आंतरिक संरक्षी बल है, मैं लिख देता हूं एक बार, आंतरिक संरक्षी बल प्लस कुछ नहीं बचा, बराबर क्या आ गया हमारा डेल्टा के। और हमने पढ़ा था बच्चों कि संरक्षी बलों के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है। मतलब आप समझ रहे होंगे, देखो ये हम कार्य ऊर्जा पर में से शुरू करके कहानी हम स्थितिज ऊर्जा के पास पहुंच गए हैं। क्या हमने पढ़ा था कि जो स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन होता है वो आंतरिक संरक्षी बलों के द्वारा किए गए ऋणात्मक कार्य के बराबर होता है। आपने पढ़ा था, आपने कहा था कि डेल्टा यू होता है माइनस वर्क डन बाय संरक्षी, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं इस संरक्षी बलों की जगह अब डेल्टा यू के साथ माइनस लगा के लिख सकता हूं। आपने कहा ठीक है। अगर मैं इस माइनस को उधर लेता जाऊं डेल्टा यू को, तो ये बनेगा डेल्टा के माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा यू और इधर आ जाएगा जीरो। जब ये यहां से उधर चला गया तो इधर कितना बचा? जीरो। इस डेल्टा को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा के प्लस यू बराबर जीरो। आपने कहा ठीक है। ये के प्लस यू क्या है? आपने कहा के प्लस यू तो हमारी आंतरिक ऊर्जा है, तो इसका मतलब डेल्टा ई बराबर कितना आ गया? जीरो। डेल्टा ई क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। डेल्टा क्या है? परिवर्तन। मतलब यांत्रिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। अगर किसी चीज का परिवर्तन जीरो है तो हम क्या कहेंगे कि वो बदल नहीं रहा है। यहाँ डेल्टा ई कितना आया है? आपने कहा जीरो आया है, इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य है। मतलब हमारी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित है, मतलब नियत है। हमारी जो यांत्रिक ऊर्जा है वो संरक्षित है। इसी को बच्चों यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण बोलते हैं। लेकिन ध्यान दो, ये हुआ कब? जब भाई कोई छदम बल का काम नहीं है, जब कोई असंरक्षी बल भी काम नहीं कर रहा है, बाह्य बलों का कार्य भी शून्य है, तब जाके हमें पता चला कि किसी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, संरक्षित रहती है। इसी सिद्धांत को बच्चों यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। एक बार अब हेडिंग लगा के लिख लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। मैं इसे हटा रहा हूं, यहां से यहां तक की चीज को, नीचे वाली को लिखा रहने देता हूं, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऐसे भी लिख लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आप कहेंगे इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है भाई ये सिद्धांत? यदि किसी निकाय पर बाह्य बलों का कार्य कितना हो? शून्य हो,
आंतरिक संरक्षी बलों का कार्य कितना हो, शून्य हो। छदम बल का कार्य कितना हो, शून्य हो। मतलब केवल कौन काम कर रहे हो, आंतरिक संरक्षी बल। यदि किसी निकाय पर केवल आंतरिक अंदर के, निकाय के अंदर के आंतरिक संरक्षी बल कार्य कर रहे हैं तो उस निकाय की यांत्रिक ऊर्जा, ध्यान से सुनना बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, बदलती नहीं है, नियत रहती है। इस सिद्धांत को यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। तो हमें ये पता चला कि जो हमारा E है वो E हमारा क्या रहेगा, नियत रहेगा। क्या है E बताना बच्चों? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, मतलब K + U भी क्या रहेगा, नियत। अगर मैं दो स्थितियों की बात कर लूं कि एक बार हमारा निकाय यहाँ है, एक बार हमारा निकाय यहाँ है, मैंने निकाय इसको एक बिंदु को A का नाम दे दिया, इस बिंदु को B नाम दे दिया। अगर मैं ये मान लूं बच्चों कि हमारे निकाय की दो स्थितियां हैं, पहली स्थिति को मैंने A बोल दिया, दूसरी स्थिति को मैंने B बोल दिया। अभी डिटेल में भी बात करेंगे कि मैं दो स्थितियों की कैसे बात कर रहा हूं। अभी बस सुनते रहो कि मान लो हमारा जो निकाय है वो दो स्थितियों में, पहले A पर है फिर B पर है। तो हम ये कहेंगे कि A पर जितनी यांत्रिक ऊर्जा होगी उतनी ही यांत्रिक ऊर्जा B पर रहने वाली है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा घट बढ़ रही है, हम ये कहेंगे कि क्योंकि केवल आंतरिक संरक्षी बल ही कार्य कर रहे हैं तो जितनी यांत्रिक ऊर्जा यहाँ है उतनी ही यांत्रिक ऊर्जा यहाँ होगी। हमने कहा यहाँ E है तो आप कहोगे यहाँ भी E होगी। अगर मैं कह दूं इसको कि A पर है तो मैंने इसको E कह दिया, ये B पर है तो मैंने इसको EB कह दिया। अब आप मुझे बस एक बात बता देंगे कि E क्या होगा। आप कहोगे E तो K + U होता है, तो ये आ जाएगा KA + UA। आपने मुझसे पूछा K क्या है, मैंने आपको कहा कि ये गतिज ऊर्जा है, किसकी, निकाय की, किस बिंदु पर, A बिंदु पर। आपने मुझसे पूछा UA क्या है, मैंने कहा ये स्थितिज ऊर्जा है, किसकी, निकाय की, किस बिंदु पर, A बिंदु पर। मैंने पूछा EB क्या लिखा जाएगा, आपने कहा EB लिखा जाएगा KB + UB। KB क्या है, स्थितिज गतिज ऊर्जा है, किसकी, निकाय की, कहाँ, B पर। मैंने कहा UB क्या है, आपने कहा ये स्थितिज ऊर्जा है। मैंने पूछा किसकी है, आपने कहा निकाय की। मैंने पूछा कहाँ है, आपने कहा B पर। अभी आपको ये पता है कि जितनी यांत्रिक ऊर्जा A पर है उतनी ही यांत्रिक ऊर्जा B पर है। इसका मतलब तो ये है कि EA किसके बराबर है, EB के। भाई EA किसके बराबर है, EB के। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा के लिखूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि KA + UA बराबर KB + UB। आपने कहा बात समझ आ गई है कि अगर हमारे निकाय की दो स्थितियां हैं और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हम लगा रहे हैं, कौन सी ऊर्जा संरक्षण, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, तो हम ये कहेंगे कि पहली स्थिति और दूसरी स्थिति पे यांत्रिक ऊर्जा बराबर होगी। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, तो पहली जगह स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग, दूसरी जगह पर उनके योग के बराबर ही होगा। बच्चों ध्यान से सुनना मैं क्या बताने वाला हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों जगह यांत्रिक ऊर्जा बराबर है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों जगह गतिज ऊर्जा बराबर है। हो सकता है गतिज ऊर्जा बढ़ गई हो सकता है गतिज ऊर्जा घट गई हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ ये 10 है तो ये भी 10 होगी ना, इन दोनों का योग बराबर होगा। हो सकता है ये बढ़ जाए तो ये घटेगी। मान लो इन दोनों का योग 10 है बच्चों, इन दोनों का योग, तो मान लो ये 5 है और ये 5 है और ये बढ़ के 5 से 8 हो गया ये, लेकिन योग तो अब भी इनका 10 ही रहना है। आपने कहा हाँ, तो अब इस योग को कितना लेना पड़ेगा, 2। तो आपको ये पता चला कि अगर गतिज ऊर्जा बढ़ी है तो स्थितिज ऊर्जा में कमी आई है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ कि जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो हम कहेंगे कि स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी। हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा में कमी। ये लिख लेना बात जो मैं बता रहा हूँ,
कि अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थिति ऊर्जा घटेगी। और मैंने आपसे पूछा कि मुझे एक बात बताओ कि यहाँ गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ी है। आपने कहा गतिज ऊर्जा 5 से 8 हो गई है, तो कितना परिवर्तन आया है 3 का। मैंने कहा स्थिति ऊर्जा के बारे में बताओ, आपने कहा 5 से 2 हो गई है, तो आपने कहा कितना परिवर्तन आया 3 का। तो आप ये देख रहे हो कि गतिज ऊर्जा जितनी बढ़ रही है स्थितिज ऊर्जा में उतनी ही कमी आ रही है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि स्थितिज ऊर्जा में कमी के बराबर होगी। अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि गतिज ऊर्जा कम हो जाए, तो अब तब आप ये लिख देंगे कि गतिज ऊर्जा में कमी बराबर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। एक ऊर्जा बढ़ेगी तो दूसरी ऊर्जा को घटना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के योग को हमें नियत रखना है। ये 10 है तो ये हमेशा 10 ही रहेगी, इनका योग 10 है तो इनका योग 10 ही रहेगा, लेकिन ये आपस में बदल सकते हैं। ये 5 से 8 हो गया तो ये 5 से 2 होना पड़ेगा। जितना गतिज ऊर्जा बढ़ी है उतना स्थितिज ऊर्जा घट गई है, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई है। इसी को बच्चों ऊर्जा संरक्षण, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसको लिख लेना, हम आगे बढ़ने वाले हैं। यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं बच्चों। और पहला क्वेश्चन हम करेंगे बहुत आसान, बस आपको यहाँ से मैं ये सिखाना चाहूँगा कि हम यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को कैसे लगाएंगे। हमें कहा गया है ये पृथ्वी का तल है और यहाँ से h ऊंचाई पर, यहाँ से h ऊंचाई पर एक m द्रव्यमान की वस्तु है h ऊंचाई पर, उसको हमने छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, मतलब उसका प्रारंभिक वेग 0 था, ऐसे था, ऐसे पकड़ रखा था, ऐसे छोड़ दिया। हमें ये पूछा गया कि जब वो पृथ्वी तल पे पहुंचेगी तो उसका वेग कितना होगा, या ये कहते हैं कि पृथ्वी तल से टकराते हुए उसका वेग कितना होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत करा रहा हूं तो आप ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से इसको करेंगे। ऊर्जा संरक्षण कौन सा? यांत्रिक ऊर्जा का। बच्चों ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत एक अलग चीज है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत अलग है। अभी मैं अगर ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत बोलता आपको मिलूँ तो समझ जाना कि मैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। हमने कहा ठीक है। सबसे पहली बात, क्या यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगेगा भी या नहीं लगेगा? पहली बात ध्यान रखनी है कि कोई बाह्य बल नहीं होना चाहिए। किस पर? निकाय पर। तो सबसे पहले मुझे बताओ, क्या अकेली इस वस्तु को मैं निकाय मान सकता हूं? आप कहोगे इस निकाय पे तो बाहर से पृथ्वी अपना एक बल लगाएगी जिसको हम mg बोलते हैं, तो ये तो निकाय नहीं बन पाएगा। अगर इसको खाली निकाय मानेंगे वस्तु को, तो फिर हम इस पे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इस पे बाहर से बल लगा हुआ है। वो बल लगाया किसने है? वो बल पृथ्वी ने लगाया है। इसलिए हम ऐसा करेंगे कि इस वस्तु और इस पृथ्वी को ही हम पूरा निकाय मान लेंगे। अब देखना ध्यान से, अब वस्तु और पृथ्वी को जैसे ही निकाय हमने माना तो बाहर से तो कोई बल लगाने वाला बचा ही नहीं, तो बाह्य बल शून्य हो गए हैं। दूसरा, कोई घर्षण बल है क्या? आपने कहा ये भी हमने मान लिया कि यहाँ कोई वायु नहीं है तो वायु का घर्षण बल नहीं है, तो इसका मतलब असंरक्षी बल भी नहीं है। कोई छदम बल नहीं है क्योंकि हम निर्देश तंत्र में बैठ के बना रहे हैं, जो कि हमारा जड़त्वीय है, हम बाहर से देख के बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगा सकते हैं। आपने कहा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाओ। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि जो दो बिंदु है, कहाँ लगाए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत? पहली बात तो ये, जब जहां हमें वस्तु की गति के बारे में पता है, मुझे यहाँ का पता है, मुझे यहाँ का पता करना है, उन दो के बीच हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे। मैंने कहा यहाँ गतिज ऊर्जा, इसको मैं आई बोल देता हूँ, आई मतलब इनिशियल, यहाँ की स्थिति ऊर्जा बराबर यहाँ जाएंगे, ये अंतिम हो जाएगा मतलब फाइनल हो जाएगा, तो kF प्लस यूएफ। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं इस A का नाम दे दूँ, इसको B नाम दे दूँ, तो यहाँ AA लिख दूँ, यहाँ B लिख दूँ, आपकी मर्जी है, जैसे आप चाहो ऐसे कर सकते हो। लो A, यहाँ लिख दिया मैंने B और यहाँ भी मैंने लिख दिया B। मुझे एक बात बताओ, A पर गतिज ऊर्जा कितनी है? आपने कहा यहाँ तो रुका हुआ है तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 0। भाई गतिज ऊर्जा क्या होते हैं? 1/2 mv²। यहाँ का वेग 0 है तो गतिज ऊर्जा 0 होगी। हमने कहा A पर स्थितिज ऊर्जा बताओ। भाई ये द्रव्यमान है, पृथ्वी से h ऊंचाई पर है, तो हम ये मान लेंगे कि इसकी स्थितिज ऊर्जा mgh है। आपको एक बात पता है कि मैं स्थितिज ऊर्जा को कहीं भी 0 मान सकता हूँ। क्या मैं यहाँ भी स्थितिज ऊर्जा को 0 मान सकता हूँ? मैं कहूँ हाँ, कहीं भी मान सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी पृथ्वी तल दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ की स्थिति ऊर्जा को 0 मान लूंगा। यहाँ की स्थिति ऊर्जा मतलब UB, B बिंदु की बात हो रही है, वो कितनी है? 0। अब इससे ऊपर है हम,
मैंने आपको बताया था कि जब पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं या किसी भी बिंदु से ऊपर जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा हमेशा प्लस mgh होगी, और उस बिंदु से नीचे आएंगे तो माइनस mgh होगी। तो हमने शून्य जहां मानना है, हम तो उससे ऊपर हैं, तो हम कहेंगे यहाँ प्लस mgh है। आपने कहा ठीक है। के बी मतलब गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर, बी बिंदु पर। बी बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 mv²। और बी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है, आपने कहा यहाँ हमने शून्य माननी है तो हम 0 रख देंगे। m से गया बच्चों m, ये 2 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2gh, इधर बचेगा v²। तो मुझे v निकालना था तो v का मान आ गया बच्चों √2gh। देखो ध्यान से, क्या हमने यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ये v निकाल दिया? हाँ। मैं इस क्वेश्चन को बच्चों कार्य ऊर्जा प्रमेय से भी कर सकता हूं। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से तो कर दिया लेकिन कार्य ऊर्जा प्रमेय से ना हो। जितने भी सवाल हम यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से करेंगे वे सारे सवाल हम कार्य ऊर्जा प्रमेय से कर सकते हैं। मैं करके आपको दिखाता हूं। अगर मैं इसको कार्य ऊर्जा प्रमेय से करने लगूं, कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय, कि सभी बलों द्वारा किया गया कार्य, इस वस्तु पे सारे बल देख लो बस, आप कहोगे एक ही तो बल है, तो कार्य क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, सभी बलों द्वारा किया गया कार्य डेल्टा के बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा एक ही बल लग रहा है mg, इसका कार्य निकालना है। कार्य होता है fs cos थीटा, f ये खुद है mg, s क्या है, विस्थापन होता है, कितना नीचे आया है h, cos थीटा बल नीचे है, विस्थापन नीचे है, थीटा 0 होगा, cos 0 1 हो गया तो ये आ गया mgh। और कोई बल नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा। डेल्टा k होता है k फाइनल माइनस k इनिशियल। शुरू में गतिज ऊर्जा कितनी है, 0 है, तो यहाँ मैं 0 लिख दूंगा। k फाइनल, यहाँ गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 mv² माइनस 0। ध्यान से देखोगे तो यही तो समीकरण बन गई है, देखो ध्यान से। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने भी सवाल हमारे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से होंगे वे सारे हम कार्य ऊर्जा प्रमेय से कर सकते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय तो एक अलग ही लेवल की चीज है, हर जगह लगेगी। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण हमेशा नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है कि ये कोई स्प्रिंग ऐसे खड़ा है भाई, ऐसे, ये कुछ भी मान लेते हैं, किसी तल से जुड़ा हुआ है ऐसे, ऊपर से एक गुटका आ रहा है हमारा m द्रव्यमान का। कितने द्रव्यमान का, m द्रव्यमान का। मान लेते हैं कि इसका स्प्रिंग नियतांक k है और अभी ये अपनी नेचुरल लेंथ में ना खींचा हुआ है ना दबा हुआ है। यहाँ से इसको छोड़ा, मतलब ये यहाँ विराम में था, हमें ये बताया गया। आपको ध्यान हो बच्चों, ये क्वेश्चन हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय से भी किया है, लेकिन हम कार्य ऊर्जा प्रमेय से आज नहीं करेंगे। हम आज इसको यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से करेंगे। हमें कहा गया कि जब ये गुटका ऊपर से चलता हुआ नीचे आएगा तो ये स्प्रिंग दबेगा, तो हमें बताना है कि ये स्प्रिंग अधिकतम कितना दबेगा। यहाँ से हमें बताना है कितना दबेगा ये। हमने कहा मान लेते हैं ये यहाँ तक दबेगा, इसको हमने बोल दिया एक्स मैक्सिमम। इसको बच्चों संपीड़न बोलते हैं, जो ये हमेशा कहाँ से मापा जाता है, इसकी नेचुरल लेंथ से, साम्य अवस्था से मापा जाता है। हमने एक्स मैक्सिमम मान लिया। अब बच्चों हम यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत लगाएंगे। फिर से आप चेक करेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत लगा सकते हैं कैसे, कि कोई बाहर से तो बल नहीं लग रहा है। आप क्या करोगे, पहले तो देखोगे निकाय किसको मानने। तो बच्चों मैं ना यहाँ इस m और स्प्रिंग दोनों को मिला के निकाय मान लेता हूँ। आप कहोगे भैया अगर निकाय इसको मान लिया तो पृथ्वी तो इस पर बल लगाएगी mg। मैंने कहा हाँ यार, फिर अगर मैं इन दोनों को निकाय मान लूं तो फिर तो पृथ्वी बाहर से बल लगा रही है। तो मैंने कहा ना सारा झंझट खत्म करो, पृथ्वी को भी निकाय मान लो, इस द्रव्यमान, इस स्प्रिंग और इस पूरी पृथ्वी को निकाय मान लो। देखो हम क्या अपने हिसाब से कर रहे हैं अपनी आसानी के लिए। तो मैंने कहा जो निकाय बनेगा उसमें गुटका होगा, उसमें स्प्रिंग होगा, उसमें पृथ्वी होगी, तो तीनों में कोई बाहर से तो बल अब नहीं लगेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि बाह्य बल तो 0 है, कोई कार्य नहीं होगा। क्या कोई घर्षण बल है, हमने कहा वायु नहीं है, तो असंरक्षी बल भी नहीं है, छदम बल भी नहीं है, तो हमने कहा लगा दो जल्दी से क्या, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या कहता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, k + u बराबर k + u। दो स्थितियों की बात करेंगे, ये गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा नियत रहता है। एक स्थिति की ये बात करेंगे बच्चों, मैंने मान लिया कि जो ये है ऊंचाई, ये h ऊंचाई से फेंका गया है। क्वेश्चन में देगा ये चीज, हमने कहा ठीक है। अगर बच्चों ये अभी यहाँ से h ऊंचाई पर है तो मुझे एक बात बता दो, एक तो मैं यहाँ का बिंदु मान लूंगा, एक मैं यहाँ का बिंदु मान लूंगा, जो हमें सबसे लास्ट की बात करनी है ये।
तो मैं इसको नाम दे दूंगा KA UA KB UB। आपने कहा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ यहाँ गतिज ऊर्जा कितनी है A पर? आपने कहा रुका हुआ है, गतिज ऊर्जा 0 है। मैंने कहा स्थितिज ऊर्जा। अब देखो ध्यान से, यहाँ स्थितिज दो प्रकार की स्थितिज ऊर्जा बनेंगी। कौन सी? एक तो बनेगी MgH वाली। अब स्प्रिंग भी आ गया है तो स्प्रिंग की भी तो स्थितिज ऊर्जा होती है। आपने कहा होती तो है। मैंने कहा अच्छा स्थितिज ऊर्जा जो MgH वाली है उसमें तो कहीं ना कहीं 0 मानना पड़ेगा। आपने कहा मानना तो पड़ेगा। ऐसा कर लेते हैं ना कि इसी लाइन पे हम 0 मान लेते हैं, फिर ये सीधा 0 रख दूंगा मैं। आपने कहा बढ़िया बात है। अगर यहाँ की स्थितिज ऊर्जा को 0 मान लूँ तो ये बिंदु तो इससे ऊपर है तो ये प्लस MgH बनेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे MgH। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि यहाँ से ऊंचाई कितनी है टोटल, आपने कहा यहाँ से H प्लस एक्स मैक्सिमम है, तो यहाँ H ना लिख के बच्चों कुल दूरी क्या लिखी जाएगी हमारी? H प्लस एक्स मैक्सिमम। आपने कहा ठीक है। स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे भाई। स्थिति ऊर्जा जो है A पर, तो हम यही तो कह रहे हैं कि एक तो स्प्रिंग इसकी M की है और एक स्प्रिंग की होगी। स्प्रिंग ना दबा हुआ है ना खुला हुआ है तो हम कहेंगे इसकी स्थिति ऊर्जा भी 0 है। आपको पता है ना स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा होती है 1/2 K x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। स्प्रिंग वाली वीडियो की थी। लेकिन अगर वो पहले से इस अपनी नेचुरल लेंथ में है तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं 1/2 kx स्क्वायर। अभी तो अपनी नेचुरल लेंथ में ही है तो इसका मतलब उसके पास कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं है, स्प्रिंग की 0 हो गई। अब बात करते हैं बी बिंदु की। यहाँ बी बिंदु पे गतिज ऊर्जा कितनी होगी? आप कहोगे गुटका इस पे लगेगा, नीचे आता जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ आके गुटका रुक जाएगा, फिर से गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 0। आप ये भी पूछ सकते हैं क्या स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा की बात नहीं होगी? तो बच्चों हमारे सिलेबस में जो स्प्रिंग है में हमारे सारे द्रव्यमानहीन है, तो अगर मैं गतिज ऊर्जा लिखने भी लगूं तो हमें लिखूंगा 1/2 mv²। जब m ही 0 है तो गतिज ऊर्जा तो 0 हो जाएगी, इसलिए हम स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा की कोई बात नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है। फिर U मतलब स्थितिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं। किस बिंदु पर? B पर। B पर अब 2 स्थितिज ऊर्जा होंगी। एक तो M की, यहाँ हमने उसको 0 मान रखा है, कहीं भी मान सकते हैं। अगर मैं यहाँ मान लेता तो इससे नीचे आते, फिर ये आता -mgx, लेकिन फिर ऊपर mgh होता है, वहाँ x मैक्सिमम ना होता। अब सारी बातें हम यहाँ से करेंगे बच्चों। यहाँ से ऊपर कितनी ऊंचाई थी? h प्लस एच मैक्सिमम। यहाँ तो खुद 0 मान रखी है तो 0 लिख दिया, लेकिन यहाँ स्प्रिंग दब गया है। अब तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा यहाँ बनेगी जो होती है 1/2 kx²। जहाँ x क्या है? ये जो संपीड़ित हुआ है, कितना हुआ है? x मैक्सिमम। हमने कहा ठीक है। आपने कहा ये आ जाएगा mgh प्लस mgh मैक्सिमम, mgx मैक्सिमम, h तो आगे है। और बच्चों यहाँ से आ जाएगा 1/2 kx मैक्सिमम का स्क्वायर। अब आपको ये वैल्यू दी होंगी तो यहाँ वैल्यू डाल के ये एक्स मैक्सिमम का मान निकाल लेना। द्विघात समीकरण बनी है, हमने वहां भी देखा था कार्य ऊर्जा प्रमेय में कि ये द्विघात समीकरण बनी थी। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है वो आप सीख लो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है बच्चों हमें, ये भी स्प्रिंग वाला क्वेश्चन ही है कि यहाँ एक स्प्रिंग लटका हुआ है, इसका कोई भार तो है नहीं, द्रव्यमानहीन है, तो ये खींचेगा भी नहीं। लेकिन जैसे ही हमने इसके नीचे m द्रव्यमान का एक गुटका लटकाया तो ये खींचना शुरू होगा। लेकिन मैंने क्या किया, अपने हाथ से इसको ऐसे रोक लिया। फिर क्या किया, हमने अपना हाथ झट से ऐसे हटा दिया, तो आपको पता है ये एकदम से नीचे जाएगा। और मैंने मान लिया कि ये कहीं यहाँ तक ही पहुंचा, यहाँ तक ये। तो मुझे ये पूछा कि गया है कि अगर इस स्प्रिंग का बल नियतांक k हो तो ये स्प्रिंग कितना खुलेगा, इसमें कितना विदलन होगा। जब खुलता है तो विदलन बोलते हैं, दबता है तो संपीड़न बोलते हैं बच्चों। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम इन 2 बिंदुओं पर कार्य ऊर्जा प्रमेय से भी कर सकते हैं। हम कर किया था हमने क्वेश्चन। इसको मैंने A स्थिति मान ली, इसको मैंने B स्थिति मान ली, और इसको हम यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण से करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे आप ये बताओ कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के लिए पहली बात तो ये कि चेक करो निकाय किस किस को मानोगे। स्प्रिंग, ये द्रव्यमान और पृथ्वी मिलके क्या बनाएंगे, निकाय बनाएंगे। तब बाहर से कोई बल नहीं लगेगा, घर्षण बल है नहीं, छदम बल है नहीं, तो मैं कह दूंगा क्या लगाओ, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। किस किस के बीच? A और B के बीच। हमने कहा KA प्लस UA बराबर KB प्लस UB। ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से। मैं ये मान लेता हूं कि यहाँ की स्थिति ऊर्जा 0 है। आपने कहा ठीक है,
अगर यहाँ की स्थिति ऊर्जा शून्य है तो गुटका अब नीचे जाएगा। हमने मान लिया कि ये नीचे जाएगा x खुलेगा, तो नीचे जाने पे जो स्थिति ऊर्जा यहाँ बनेगी वो बनेगी -mgx, माइनस बनेगी। ऊपर जाता तो प्लस होती है, नीचे आता है तो माइनस होती है। तो u हमने 0 मान लिया और u भी हो गया -mgx। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। आपने कहा यहाँ गतिज ऊर्जा कितनी है, आपने कहा यहाँ गतिज ऊर्जा कितनी है। गतिज ऊर्जा तो यहाँ रुका हुआ है, हमने हाथ से ऐसे रोक रखा था तो आपने इसको 0 कर दिया। हाँ जी, और मुझे बताओ जहां तक ये स्प्रिंग पूरा खिंच जाएगा वहां जाके भी रुक जाएगा। अरे भाई जब स्प्रिंग पूरा खुल जाएगा क्या उससे आगे गुटका जा पाएगा? आप कहेंगे नहीं जा पाएगा, मतलब वहां जाके इसका वेग शून्य हो जाएगा, मतलब बी पर भी इसकी ऊर्जा कितनी होने वाली है? 0। लेकिन बच्चों हम एक चीज भूल गए हैं, क्या कि हाँ यहाँ स्थिति ऊर्जा स्प्रिंग की भी होनी है। आपने कहा ये क्या लिखी हमने 0, फिर मैंने कहा ये mgh वाली लिखी है। मैंने यहाँ गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को 0 मान लिया, इससे नीचे गए तो बना -mgx। कहीं भी स्थिति ऊर्जा को 0 माना जा सकता है, स्थितिज ऊर्जा को कहीं भी 0 माना जा सकता है। लेकिन हम स्प्रिंग वाली लिखनी तो भूल गए। हमने कहा यहाँ गतिज ऊर्जा कितनी? 0। यहाँ इस mgh वाली हमने कितनी मान ली? 0। लेकिन स्प्रिंग की कितनी है? आप कहोगे स्प्रिंग तो यहाँ अपने नेचुरल लेंथ में ना खुला हुआ है ना दबा हुआ है, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ गतिज ऊर्जा कितनी? आप कहोगे गुटका यहाँ भी आके रुक गया है तो गतिज ऊर्जा 0 हो गई है। मैंने कहा अच्छा जी mgh वाली बताओ। गुटका नीचे आया है तो ये माइनस होगी। आपने कहा कितनी? -mgh, h की जगह यहाँ x है तो ये x हो गया। आपने कहा ठीक है, लेकिन स्प्रिंग भी खुल गया है, उसके खुलने से उसकी जो स्थितिज ऊर्जा बनेगी 1/2 kx² बनेगी। आपने कहा इधर 0, ये माइनस इधर आ जाएगा, वो बचेगा उधर 1/2 kx² बराबर mgx। x से एक x गया, 2 उधर गया, 2mg हो गया, ये k बटे में जाएगा। यहाँ से x का मान आ गया बच्चों 2mg/k। आपने कहा ठीक है। मजा आया ना क्वेश्चन करते हुए? ये क्वेश्चन हम कार्य ऊर्जा पर में से भी कर सकते हैं। कार्य ऊर्जा पर में क्या कहती है? सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। एक बार करके दिखा देता हूँ। यहाँ कौन कौन से बल हैं? यहाँ एक mg का बल लग रहा है, यहाँ एक kx लग रहा है। भाई mg का जो कार्य होगा, बल कहाँ लग रहा है? नीचे। जा भी कहाँ रहा है? नीचे। कितना गया? x। बल है mg, fs cos थीटा, f का मान mg, s कितना है? x। बल भी नीचे, विस्थापन भी नीचे, cos 0 हो गया 1, तो ये आ गया mgx। लेकिन जब ये नीचे जाएगा स्प्रिंग बल ऊपर लगेगा। स्प्रिंग का कार्य होता है -1/2 k x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर और बराबर आता है डेल्टा k। शुरू में गतिज ऊर्जा 0 है, बाद में भी 0 है, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। बाद में भी गतिज ऊर्जा कितनी हुई है? 0। शुरू में भी कितनी थी? 0। 0 - 0 0। अब मैंने कहा यहाँ मुझे बताओ mgx, क्या ये उधर जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल जाएगा। ये आ जाएगा k x फाइनल। बाद में कितना खुल गया है? x खुल गया है। शुरू में कितना खुला हुआ था? कुछ नहीं खुला हुआ था, ये आ गया ऐसे। नहीं, 0 बराबर तो हमने कर दिया था, ये 0 हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? x से जाएगा x, यहाँ से x कितना जाएगा हमारा? 2mg/k। देखो वही आंसर है। लेकिन ये आसान लगता है, लेकिन ये हर जगह नहीं लग सकता। ये कार्य ऊर्जा पर में हमेशा लगती है। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ बच्चों और आगे बढ़ते हैं। यही इसी सवाल में बच्चों एक बात ये भी पूछ लेते हैं हमें। यहाँ तो क्या पूछा? यहाँ आपसे ये पूछा है कि ये बताओ कि ये स्प्रिंग ज़्यादा से ज़्यादा कितना खुलेगा। आपने कहा भाई जहाँ जितना ज़्यादा खुल चुका होगा वहाँ जाके इसका वेग शून्य हो जाएगा, तो यहाँ गतिज ऊर्जा 0, यहाँ गतिज ऊर्जा 0, यहाँ स्थितिज ऊर्जा हमने 0 मान ली mgh वाली। नीचे आके कितनी हो जाएगी? -mgx। यहाँ स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा 0 है, यहाँ आके 1/2 kx² हो जाएगी। आपने कहा ठीक है। लेकिन यहीं से एक सवाल और पूछ लेते हैं बच्चों। वो सवाल मजेदार है, उसको ध्यान से सुनना एक बार। सवाल ये है कि जब आप इसको झटके से छोड़ोगे, इसके नीचे से आप अपना हाथ हटा लोगे, तो ये गुटका तेजी से भागना शुरू होगा। यहाँ इसका वेग कितना है? 0 है। सबसे बाद में भी 0 हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाके इसका वेग सबसे ज्यादा होगा। आपने कहा हाँ भाई, बढ़ता गया, वेग बढ़ता गया। अब मुझे बताओ नीचे कौन सा बल लग रहा है? आपने कहा बल mg लग रहा है। अब ये खुला नहीं है तो ऊपर स्प्रिंग बल तो 0 है जैसे, लेकिन जैसे जैसे खुलना शुरू होगा स्प्रिंग के अंदर बल बनना शुरू हो जाएगा। तो वो बल जो स्प्रिंग के ऊपर लग रहा है इसको चलने से रोकेगा। देखो अभी तो उसको चलाने वाला बल mg है,
ये नीचे दौड़ना शुरू होगा, ये स्पीड बढ़ाएगा, लेकिन फिर इससे को पीछे से खींचना शुरू कर देगा कोई, कौन? स्प्रिंग बल। तो एक स्थिति ऐसी आएगी बच्चों कि नीचे तो लग रहा होगा mg और ऊपर लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ध्यान से सुनना, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, उसके देखो पहले मुझे बात बताओ, क्या ये mg बढ़ रहा है क्या? भाई m नहीं बदल सकता, g नहीं बदल सकता, तो उसको नीचे ले जाने वाला बल तो नियत है, लेकिन स्प्रिंग बल उतना ही ज्यादा होता जाएगा जितना ज्यादा स्प्रिंग खुलेगा। शुरू में स्प्रिंग बिल्कुल भी नहीं खुला है तो स्प्रिंग बल 0 है, लेकिन स्प्रिंग खुलना शुरू हुआ, x बढ़ना शुरू हुआ, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों kx। जितना ज्यादा x होगा उतना ज्यादा स्प्रिंग बल बनेगा, x का मान बढ़ता जाएगा, स्प्रिंग बल बढ़ता जाएगा। जिस जगह ये बराबर होंगे उसके बाद सुनना ध्यान से, ये स्प्रिंग बल बढ़ना शुरू हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। अभी mg ज्यादा है, इस जगह पे दोनों बराबर हैं, इसके बाद स्प्रिंग थोड़ा सा भी खुलेगा तो स्प्रिंग का बल ज्यादा हो जाएगा। अब स्प्रिंग की इस गुटके की चाल घटनी शुरू हो जाएगी। यहाँ इसकी चाल सुनने है, चाल बढ़ रही है, सबसे ज्यादा यहाँ है, किस जगह? जहां दोनों बल बराबर है। इसके बाद चाल घटनी शुरू हो जाएगी, क्यों? क्योंकि स्प्रिंग बल ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब इस जगह जब ये दोनों बल आपस में बराबर हैं, ये इसका वेग सबसे अधिकतम है, गुटके का वेग नीचे की तरफ सबसे अधिकतम है, मुझे ये ही निकालना है। तो आपने कहा कि मान लेते हैं कि ये नीचे इस टाइम x गया हुआ है जब इसका वेग मैक्सिमम है, इसको मैंने a बोल दिया, इसको मैंने b बोल दिया, a और b के बीच में हमने लगाया यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। आपने कहा ठीक है, क्या लिखेंगे? ka प्लस ua बराबर kb प्लस ub। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। यहाँ गतिज ऊर्जा कितनी है? 0 है। mgh वाली गतिज ऊर्जा को भी मैं यहाँ 0 मान लेता हूँ, स्प्रिंग खुला हुआ नहीं है तो उसकी स्थिति ऊर्जा भी यहाँ 0 है। लेकिन जब यहाँ 0 मान लिया मैंने स्थिति ऊर्जा को, mgh वाली को, तो नीचे आने पे तो माइनस हो जाएगा। पहले गतिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं। गतिज ऊर्जा हो जाएगी यहाँ 1/2m, v कितना है? v मैक्सिमम, अधिकतम वेग है ये। बच्चों ध्यान ये रखना, अभी स्प्रिंग पूरा नहीं खुला है, अभी स्प्रिंग को पूरा खुलना है, नीचे तक जाना है गुटके को, जहां गुटका रुक जाएगा जाके, जहां वेग शून्य हो जाएगा वहां वो पूरा खुल जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि अधिकतम वेग कितना है गुटके का नीचे जाते हुए, वो तब होगा जब ऊपर लगने वाला स्प्रिंग बल और नीचे लगने वाले mg बल आपस में बराबर हो जाए। इससे ऊपर ये mg ज्यादा है तो वेग बढ़ रहा है, इसके नीचे जाएंगे तो ये स्प्रिंग बल ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वेग घटना शुरू हो जाएगा। मतलब इस स्थिति में जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, गुटके का वेग अधिकतम है। मैंने कहा बताओ यहाँ mgh वाली स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? आपने कहा नीचे आया है तो माइनस होगी। कितनी माइनस होगी? mgh, h की जगह कितना है? x है। आपने कहा ठीक है। स्प्रिंग की कितनी होगी? स्प्रिंग की तो एक सीधा होती है 1/2 kx²। आपने कहा ठीक है, इधर सब 0 हैं तो भाई कर लेते हैं इसको, ऐसा कर लो। हमें निकालना है v मैक्सिमम। एक बात बताओ मुझे, अगर ये स्प्रिंग बल mg के बराबर है, स्प्रिंग बल कितना होता है? kx, तो kx किसके बराबर है? mg के। ध्यान से सुनो, kx किसके बराबर है? mg के। तो मुझे यहाँ x की जगह, जहाँ जहाँ भी x दिख रहा है, मैं x की जगह लिख दूंगा mg/k। ध्यान से सुनो, देखो भाई स्प्रिंग बल किसके बराबर है? mg के। स्प्रिंग बल कितना होता है? माइनस के एक्स, माइनस दिशा बता रहा है इसलिए हटा दिया। के एक्स किसके बराबर है? mg के। x आ जाएगा mg/k, ये आ गया 0, 1/2 m v मैक्सिमम का स्क्वायर माइनस mg, x की वैल्यू डाल लेंगे, x की वैल्यू है mg/k, mg/k 1/2 k, x की वैल्यू फिर डाल लेंगे कितना? mg/k उसका स्क्वायर। मुझे ये रखना है तो उसको यहीं रखो, 1/2 m v मैक्सिमम का स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, यह आ जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा ये? mg का स्क्वायर बटे k, ये प्लस, यह आ जाएगा 1/2, ये भी mg का स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। नीचे k का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर k है तो नीचे 1k बचेगा, बढ़िया बात होगी। यहाँ mg का स्क्वायर बटे k कॉमन आ गया, यहाँ 1 बचा, ये सारा बाहर चला गया, 1/2 बचा, 1/2 प्लस 1 3/2, यह आ जाएगा 3/2 mg का स्क्वायर बटे k, इधर चल रहा है 1/2 m v मैक्सिमम का स्क्वायर, 2 से 2 गया ऐसे, इधर बचा 3, v मैक्सिमम कितना आ जाएगा? v मैक्सिमम का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 3 mg का स्क्वायर बटे m नीचे जाएगा, यह आ जाएगा mk।
यहाँ से जो V मैक्सिमम आएगा वो आएगा अंडर रूट 3 m² g² बटे m के, m से एक m गया तो आ जाएगा अंडर रूट 3m g² बटे k, या g² बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा g अंडर रूट 3m बटे k। बढ़िया सवाल था ना। हाँ, क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि जब गुटका को हमने हाथ हटाया तो गुटका नीचे की तरफ चलना शुरू हुआ, नीचे उस पर लगने वाला बल mg है, ऊपर रोकने वाला कोई बल नहीं था शुरू में, इसलिए नीचे वाला बल उस गुटके की गति बढ़ाने लगेगा। लेकिन क्योंकि स्प्रिंग खुलना शुरू हो चुका है तो स्प्रिंग के अंदर भी स्प्रिंग बल बनेगा। स्प्रिंग बल बनने की वजह से अब पीछे की तरफ जो बल लगेगा वो बल बढ़ता जाएगा क्योंकि स्प्रिंग ज्यादा खुलता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों बल बराबर हो जाएंगे और उस टाइम इस गुटके का वेग सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद स्प्रिंग और खुलेगा, ये स्प्रिंग बल और बढ़ जाएगा लेकिन ये नहीं बढ़ पाएगा, तो अब ये बल ज्यादा होने की वजह से स्पीड कम होगी और एक जगह जाके गुटका रुक जाएगा जहां ये स्प्रिंग ज्यादा से ज्यादा खुल जाएगा, जो पिछला सवाल हमने किया। ठीक है जी। जब पूरा ज्यादा खुल चुका होगा तो वेग शून्य हो जाएगा। अधिकतम वेग के लिए ध्यान रखना कि ऊपर वाला बल बराबर नीचे वाला बल होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों कि यहाँ ये कुछ ऊंचाई है ऐसे, और यहाँ से ये एक ऐसा तल हमें दिया है, ये ऐसा, ये वक्रीय तल है, ये सीधा है मतलब आनत तल है, और यहाँ दिया है 30 डिग्री। हमें कहा यहाँ एक गुटका है, ये ऊंचाई है हमारी 40 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हाँ जी। हमें ये पूछा गया, हमें नहीं पता है द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान m है। हमें ये पूछा कि इस सबसे न्यूनतम बिंदु, जो सबसे नीचे का बिंदु है, यहाँ वेग कितना होगा, और जब ये ऊपर जाएगी तो यहाँ ये अधिकतम कितना ऊपर चल पाएगा, मतलब ये हमें दूरी बतानी है, ये इसने कितनी कवर की है। ठीक है जी। आपने कहा ठीक है, पहले ही बता दिया गया कि घर्षणहीन तल है, कोई घर्षण नहीं है। ये गुटका और ये तल आपस में मिलकर और पृथ्वी एक निकाय का निर्माण करेंगे तो बाहर से लगाने वाला कोई बल बचा नहीं, इसलिए हम यहाँ यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण लगा देंगे। क्योंकि मुझे यहाँ और यहाँ की बात करनी है तो सबसे पहले यहीं लगाते हैं यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। मैंने इस बिंदु को A बोला, इस बिंदु को मैंने B बोला, तो मैंने लिखा KA प्लस UA बराबर KB प्लस UB। मुझे उम्मीद है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मैं क्या लिख रहा हूँ। ये बच्चों यांत्रिक ऊर्जा होते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, जो हमेशा बराबर रहती है, चाहे वो A पे हो चाहे B पे है। हमने कहा यहाँ पे विराम में था A पर, तो A पे गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। यहाँ इस लाइन पे हम स्थिति ऊर्जा को 0 मान लेते हैं, ये मतलब B बिंदु पे मान लेते हैं, तो B बिंदु की स्थिति ऊर्जा कितनी है 0। A उससे ऊपर है, कितना ऊपर है 40 सेंटीमीटर, तो ऊपर होने पे बनेगी mgh, जहां h की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देता हूं 40 सेंटीमीटर को 100 से भाग कर देंगे तो ये मीटर बन जाएगा। बराबर स्प्रिंग नहीं है तो स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा की बात करने की जरूरत नहीं है। स्प्रिंग दिखे तक तो ये u 2 बार लिखा जाएगा, एक m वाला mgh वाला, एक स्प्रिंग वाला। kb यहाँ कितने हमने मान लिया, यहाँ वेग v है तो इसका तरफ हो जाएगी गति ऊर्जा 1/2 mv², और यहाँ स्थिति ऊर्जा कितनी है 0 है। m से गया m, g का मान रख देंगे 10 रखते ही हो जाएगा 400, ये बटे 400 हो जाएगा, ये 2 है इधर तो 2 इधर आ जाएगा, इधर बचेगा v²। ये आ गया v बराबर √8, या ये कहिए 2√2 मीटर पर सेकंड। मतलब इस बिंदु पे आते आते इसका वेग 2√2 मीटर पर सेकंड होगा। √2 का मान आप जानते हैं 1.414 होता है, 2 चौक 8 2 एकम 2, 2 चौक 8 2 एकम 2, तो ये भी लिख सकते हैं आप 2.828 मीटर पर सेकंड। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है? आपने कहा भैया इसमें तो कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है, तो बहुत आसान लग रहा है, हमें क्या करना है, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण लगाना है। लगाना भी बता दिया, बाह्य बल ना होना चाहिए, घर्षण बल ना होना चाहिए, कोई छदम बल नहीं होना चाहिए, हो है ही नहीं। अब मुझे ये पूछा कि यहाँ अगर ये गई तो इस कितनी दूरी चलेगी इसके ऊपर, यही पूछा है। मैं एक बार में चेक कर लेता हूँ। हाँ, इसने पूछा कि ये x का मान बताओ कि ये गुटका जब यहाँ से आएगा तो यहाँ भी तो जाएगा, तो मुझे इस x का मान बता दो। मैंने कहा यहाँ भी घर्षण नहीं है तो क्या करें, यहाँ पे लगा दो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। आपने कहा बड़ी मजेदार चीज है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस बिंदु को C मान लूँ अब यहाँ,
तो अब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, वो लगेगा कहाँ? ए और सी के बीच में लगेगा, या ए और बी के बीच की तो बात नहीं, क्योंकि मुझे सी की बात करनी है तो सी तो शामिल करना पड़ेगा, या बी और सी के बीच लगेगा, कहीं लगा दो आप, चाहे ए और सी के बीच लगाओ, चाहे बी और सी के बीच लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम बी और सी के बीच लगाते हैं। तो मैंने कहा के बी प्लस यू बी के सी प्लस यू सी। आपने कहा ठीक। मैंने कहा मुझे बताओ कि जब ये गुटका ऊपर चल रहा होगा कहाँ तक जाएगा? आपने कहा भैया वहाँ तक जाएगा जहाँ जाकर रुक जाएगा। मतलब अगर ये यहाँ रुक गया तो यहीं तक जाएगा, यहाँ गया तो यहाँ रुकेगा, मतलब यहाँ भी इसकी गति ऊर्जा 0 होने वाली है, क्योंकि यहाँ जाकर रुकेगा ये। तो सी पे गति ऊर्जा कितनी? 0। बी पे गति ऊर्जा 0 नहीं है, सीधा देखो 1/2 mv² है। v² का मान आया था हमारा 8 आया था, अभी देख लो ध्यान से, ये v² का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा यहाँ से। तो v² का मान 8 आया है। ub कितना है? हमने यहाँ की स्थिति ऊर्जा कितनी मान रखी है? 0। ये आ गया बराबर। c पे जाकर रुक जाएगा तो गति ऊर्जा 0 होगी। c पे स्थिति ऊर्जा देखनी है। अब स्थिति ऊर्जा तो के लिए तो मुझे ऊंचाई चाहिए होती है। आपने कहा हाँ, मतलब यहाँ से कितनी, इससे कोई मतलब नहीं हमें कितना गया है, मुझे मतलब है स्थिति ऊर्जा के लिए ऊपर कितना गया है। आपने कहा भैया अगर मैं इसको h मान लूँ, क्या मान लूँ? h मान लूँ, तो ये आएगा प्लस mgh। क्यों? क्योंकि ऊपर गया है, 0 यहाँ मानना है, ऊपर जाने पे प्लस mgh होता है। मैंने कहा m से m गया, 2 से 8 गया 4, यहाँ बचा g का मान आ गया 10 और ये आ गया h। तो h आ जाएगा बच्चों 4/10 मीटर, 4/10 मीटर। तो h आ जाएगा, अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलूं तो गुना 100 से करेंगे तो मीटर की जगह अब आ जाएगा 400/10 मीटर, यह आ गया 40 सेंटीमीटर। कितना ऊपर गया ये? 40 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे ऊंचाई नहीं बतानी है, ये तुमने ऊंचाई निकाल ली, मुझे ये x बताना है। तो दिक्कत क्या है? ये त्रिभुज बनना है, ये भाई आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, कर्ण मुझे निकालना है। लंब बटे कर्ण क्या होता है? लंब बटे कर्ण आपने कहा h/x, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा कितना है? 30, साइन 30, h का मान है 40, x साइन 30 होता है 1/2, तो x का मान आ गया बच्चों 80 सेंटीमीटर। मतलब गुटका इसके ऊपर 80 सेंटीमीटर चढ़ पाएगा। देख लो कितनी आसानी से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या लगा के? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या मैं ये क्वेश्चन कार्य ऊर्जा प्रमेय से भी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहीं ना कहीं कार्य ऊर्जा प्रमेय से थोड़ा सा आसान लग रहा है, तो हमने उससे कर दिया। करके देखना अच्छा इसको, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। कार्य ऊर्जा प्रमेय में सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य, एक ही बल लग रहा है इस पे mg। मैं ही कोशिश करूँगा, एक बार देखते हैं। अच्छा पहली बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक की। आपने कहा यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे या यहाँ से यहाँ तक की बात करो? आपने कहा यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं। सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य बराबर गति ऊर्जा में परिवर्तन। वस्तु 40 नीचे आई और ऊपर कितनी गई मुझे नहीं पता है, मैंने मान लिया ऊपर h गई है, तो टोटल नीचे कितनी आई बच्चों? बच्चों एक बात मुझे बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नीचे कितनी आई है? 40, ऊपर कितनी गई है? h। तो आपने कहा नीचे 40 आई, ऊपर h गई, तो हम कहेंगे हम नीचे 40 माइनस h आए हैं। सिंपल बात है, 40 नीचे आए फिर ऊपर चले गए हैं, तो टोटल कितना आए? 40 माइनस h। लाया कौन? mg। ये कार्य निकाल लिया हमने, क्या होता है? fs cos थीटा। f कितना है? mg। s कितना है? 40 माइनस h। मैं a और c के बीच की सीधी बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, a और सीधे भी, ये देखो ये टोटल 40 है, ये h है, तो ये बचा कितना? आप कहोगे 40 माइनस h। ऐसे देख लो, बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यहाँ गतिज ऊर्जा 0, यहाँ गतिज ऊर्जा 0। अरे भाई ये मुझे लग रहा है उससे भी आसान हो जाएगा। m का मान मुझे नहीं पता है, m का मान उधर गया, g का, और भाई ये तो और आसान हो गया। देखो 40 सेंटीमीटर आ गया सीधा h का मान। इसमें कितना करना पड़ा और इसमें देखो सीधा। क्या मैं यहां और यहां देखो, ये तो मुझे निकालना था क्वेश्चन में, ये मुझे बोला गया था कि यहां वेग निकाल लो, इसलिए मुझे ये करना पड़ा, ठीक है। जब ऐसा नहीं है कि मुझे निकालना था, अगर मुझसे सीधा ये बात करता तो मैं यहाँ और यहाँ के बीच की भी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगा देता, तब मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी। ये तो मेरी मजबूरी थी करना, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है। लेकिन देखो एक लाइन में मुझे बता दिया 40 सेंटीमीटर, उसके बाद तो यही करना है जो ये है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हमें कुछ इस प्रकार की एक को दे रखा है।
हमें कहा है कि ये ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई 20 मीटर है। क्वेश्चन में हमें दिया है ये ऊंचाई 20 मीटर है और इस बिंदु ए से, ये ए है, ये बी है, ये सी है और बच्चों ये डी है, यहाँ ये डी है और सॉरी ये है डी और ये डी है और ये है ई। हमें कहा गया है कि ये जो ऊंचाई दे रखी है यहाँ, ये हमारी 3 मीटर है, ये ऊंचाई हमारी 20 मीटर है। हमें कहा 10 किलोग्राम का यहाँ m जो है ये 10 किलोग्राम है। और यहाँ से ये गोला नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड के वेग से सरकना शुरू होता है। ये हमें क्वेश्चन में बोल रखा है साफ साफ। हमें पूछा है बच्चों कि गोला बिंदु B से होते हुए D पे पहुंचता है। हमें ज्ञात करना है गोले की बिंदु A पर संपूर्ण ऊर्जा, गोले की बिंदु A पर संपूर्ण ऊर्जा, इस पर यहाँ संपूर्ण ऊर्जा मतलब यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। पहला क्वेश्चन, A पर संपूर्ण ऊर्जा, A पर संपूर्ण ऊर्जा। आपने कहा संपूर्ण ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कितनी होगी, पहले गतिज ऊर्जा निकाल लो, 1/2 mv²। m कितना है, देखो ध्यान से 10 है, v कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 2 से गया 5 बार तो आ जाएगा 500 जूल। गतिज ऊर्जा है ये। स्थिति ऊर्जा होती है बच्चों mgh, स्थितिज ऊर्जा। मैं जल्दी में थोड़ा तेज बोलता हूँ तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बोल दिया। स्थितिज ऊर्जा mgh होती है, m कितना है, अच्छा स्थितिज ऊर्जा को यहाँ 0 मानना पड़ेगा तब हम वहाँ की बात कर पाएंगे, तो मैंने यहाँ 0 मान लिया। कहीं भी मान सकते हैं, आप कहोगे यहाँ भी मान लें, हाँ, लेकिन क्योंकि ये दे रखा है तो हम यहाँ मान लेंगे बच्चों, ठीक है। m कितना है 10 है, g 10 ही मान लेंगे, h कितना है 20, तो यह जाएगा 2000 जूल। कितना जाएगा 2000 जूल। कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी 2500 जूल। बस हो गया, पहले ये किया है फिर बाद में वो लिखा है बच्चों। आंसर आ गया हमारा 2500 जूल, ठीक है। ध्यान ये रखना है कभी पृथ्वी दिखाई दे ना भी बोल ले तो पृथ्वी पे ही शून्य मानना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों ये, बिंदु B पर गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा। बिंदु B पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, तो आपको सीधा सीधा पता चला B पर स्थितिज ऊर्जा तो शून्य है, हाँ स्थिति ऊर्जा कितनी है यहाँ 0 है, क्योंकि हमने माननी है पृथ्वी तल है, हमने कहा ठीक है। लेकिन यहाँ गतिज ऊर्जा के लिए तो मैं तो वेग चाहिए यहाँ का, और वेग के लिए या नहीं, वेग नहीं, मैं सीधा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगा रहा हूँ। ए और बी के बीच के ए प्लस यू ए के बी प्लस यू बी। आपने कहा के ए कितना है, ए पे गतिज ऊर्जा कितनी है निकाल रखी है, हमने कहा 500। यू ए कितना है, यू पे स्थिति ऊर्जा कितनी है, आपने कहा 2000। आपने कहा ठीक है। के बी मुझे निकालना है, आपने कहा यू बी कितना, आपने कहा 0, तो के बी कितना आ गया, आपने कहा 2500 जूल। देखो ध्यान से 2500 जूल आ गया। बी पर जो गतिज ऊर्जा है वो 2500 जूल है और स्थितिज ऊर्जा 0 है। अच्छा मुझे बताओ, ए पे टोटल ऊर्जा कितनी थी 2500, बी पे टोटल ऊर्जा कितनी है 2500 प्लस 0 2500, मतलब यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित है। अगला क्वेश्चन हमें कहता है इसी में हमें पूछा है बच्चों, बिंदु सी पे गतिज ऊर्जा, बिंदु सी पर गतिज ऊर्जा, क्या हमें इसकी ऊंचाई दी है, बिल्कुल दी है। हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि ये 10 मीटर है बच्चों, कितना है 10 मीटर। तो मैं क्या करूँगा, ए और सी के बीच क्या लगाऊंगा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। मैंने कहा ए और बी के बीच लगाओ, ए और सी के बीच, ए और सी के बीच के प्लस यू ए के सी प्लस यू सी। आपने कहा ए पे स्थित ऊर्जा गतिज ऊर्जा निकाल रखी है 500, निकालने की जरूरत नहीं, बार बार जब निकाल ली हमने। यू ए कितना है 2000 था, ए पे स्थित ऊर्जा कितनी थी 2000। मुझे सी पे गतिज ऊर्जा चाहिए, आपने सी पे गतिज ऊर्जा निकाल ली। सी पे स्थिति ऊर्जा कितनी बनेगी mgh, m कितना है, m है 10, g है 10, ऊंचाई है 10, तो यह आ जाएगा 1000। तो यहाँ से जो kc आएगा 2000 2500 हो गया, ये 2500 में से 1000 आएगा 1500 जूल। मतलब सी पे जो गतिज ऊर्जा है वो हमारी 1500 जूल है। डी पे गतिज ऊर्जा पूछा है, डी पे भी बता देंगे, आप यहाँ बता दोगे कि आप कर लोगे, ये खुद करना भाई, चाहे कहीं भी लगा दो, यहाँ और यहाँ का संरक्षण लगा देना। ये 3 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। इसने पूछा है क्या गोला बिंदु डी के आगे जा पाएगा, यहाँ से आगे जा पाएगा क्या, आपको ये चेक करना है कि यहाँ गतिज ऊर्जा है क्या। बच्चों वस्तु को आगे ले जाने का काम किसका है, आप कहेंगे गतिज ऊर्जा का। अगर यहाँ गतिज ऊर्जा हुई
तो आगे जाएगा, नहीं हुई तो नहीं जाएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार। मैंने कहा ए और डी पे लगाओ, के ए यू ए के डी प्लस यू डी। के ए कितना है, के ए 500, यू ए है 200, तो हो जाएगा 2500। टोटल कितना हो गया 25। के डी मुझे निकालना है, यू डी होगा एम जी एच। एम का मान यहाँ 10 ही है, द्रव्यमान थोड़ी बदल रहा, जी का मान भी 10 है। डी की ऊंचाई कितनी है 3, तो आ जाएगा 300। तो के डी आ जाएगा 2500 में से गया 300, 2200 जूल। जब डी बिंदु पे गतिज ऊर्जा है तो आगे बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा भाई, क्यों नहीं जाएगा। बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है बच्चों कि हमारे पास एक पेंडुलम है। पेंडुलम आप जानते होंगे, एक धागा होता है, धागे में नीचे एक वो स्फीयर सा लटका होता है जिसको इंग्लिश में बो बोलते हैं और हिंदी में उसको गोलक बोलते हैं। यहाँ से हमने उसको लटका रखा है और हमने उसको ऐसे कर दिया, यहाँ ये बंधा हुआ है, ध्यान रखना। इस धागे की लंबाई या पेंडुलम की लंबाई बोल रखी है 1.5 मीटर। हमें ये नहीं बोला कि द्रव्यमान कितना है। मुझे ये पूछा कि जब मैं इसको यहाँ से छोड़ दूंगा ऐसे पकड़ के, तो ये गोला ऐसे नीचे आएगा। आपने कहा बिल्कुल आएगा जी, यहाँ से ये ऐसे नीचे आएगा। तो मैं ये पूछा है कि जब ये यहाँ होगा तो यहाँ इसकी चाल कितनी होगी। आपने कहा ठीक है बता दें, क्या दिक्कत है, इसका v बताना है यहाँ। ठीक है जी, लेकिन क्वेश्चन में साथ में ये भी बोला गया है कि इस यहाँ से यहाँ तक टाइम वायु के प्रतिरोध के कारण, अब तक तो हम ये मान रहे थे कि वायु का प्रतिरोध नहीं है, मतलब यहाँ घर्षण बल शामिल हो रहा है बच्चों। 5% ऊर्जा चली गई, गायब हो गई। मतलब पहले ही बता दिया कि 5% ऊर्जा गायब हो गई है, तो हमें अब घबराने की जरूरत नहीं, हम 5% ऊर्जा निकाल देंगे। मैंने मान लिया कि बच्चों यहाँ स्थितिज ऊर्जा को शून्य मान लो। अगर ये शून्य है और मैं ये कहूँ ये h हाइट है, तो ये भी तो h ही होगी क्योंकि ये लंबाई है। तो यहाँ जो स्थितिज ऊर्जा है वो mgh है, स्थितिज ऊर्जा है ये, और यहाँ गतिज ऊर्जा शून्य है। मैं इसको बोल देता हूँ a बिंदु, तो यहाँ k और ये u a है। ठीक है, इस बिंदु को बोल देता हूँ b, तो u b को तो मैंने 0 मान लिया, यहाँ स्थितिज ऊर्जा 0 है। मैं यहाँ की बात कर लूँगा k b की। आपने कहा ठीक है लगाओ, लेकिन ध्यान रखो यहाँ टोटल ऊर्जा mgh है, यहाँ आते आते 5% चली गई, मतलब अब जो टोटल ऊर्जा बचेगी वो 95% बचेगी। भाई 100% ऊर्जा है कुल, 5% ऊर्जा वायु के कारण खत्म हो गई है, तो बची कितने 95%, 95% किसका mgh का। तो हम लगाएंगे यहाँ, यहाँ और यहाँ संरक्षण लगाएंगे। आप कहोगे संरक्षण कैसे लगाएं, जब यहाँ घर्षण बल है। ये कहा गया था हमें तो कि घर्षण बल तो ना हो, क्योंकि ये घर्षण बल एक असंरक्षी बल है, तो हम इसको कैसे लगाएं। तो मैं कह तो रहा हूँ बच्चों कि उस वायु को बाहर निकाल दो, मतलब उस ऊर्जा को जो खत्म हुई है उसको बाहर निकाल दो, हमें पता चल गया। तो हमने कहा के ए प्लस यू ए बराबर के बी प्लस यू पी। आपने कहा के कितना है, आपने कहा 0। आपने कहा यू ए कितना है, मैंने कहा यू है तो mgh, लेकिन 5% तो गायब होने वाली है, तो 95% बचेगा। 95% का मतलब होता है 95/100। अगर आप 80% लिखते हो तो 80% का मतलब होता है 80/100। तो 95% बची हुई है गति ऊर्जा, तो 95/100 और थी कितनी टोटल mgh। के बी मुझे निकालना है, के बी यू बी यहाँ कितना हो गया 0। अगर मैं के बी को लिख दूँ 1/2 mv² और साथ में आएगा 0, तो बच्चों m से गया m, 2 से गया ये कितनी बार 50 बार, तो ऊपर बचा 95, नीचे बचा 50, साथ में आया g और साथ में आया h। g का मान भी रख लेते हैं, g देखते हैं, g का मान 10 रख लेते हैं। h कितना दे रखा है, आप ये h इसको मान लेंगे, ये तो है 1.5, इधर बचा v²। अच्छा जी, कैसे करें, क्या ये पूरा निकल जाएगा क्या भाई। 5 से काटो इसको, 5 से जाएगा 10 बार, 5 से जाएगा 19 बार, 19/10, 10 से गया 10, ये आया 19, 1.5 बराबर v²। अगर मैं इसको v निकाल लूँ तो आएगा √19 गुना 1.5, 15 में 135, 13, 15 एकम 15 और 13 28, यह आ जाएगा 28.5 अंडर रूट में। इसको सोल्व करके आप v का मान यहाँ से निकाल सकते हो कि v का मान आ जाएगा हमारा लगभग कितना आएगा। देखो 28 किसके पास है, 25 के, 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो 5 दशमलव कुछ आ जाएगा भाई। कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे करना है। देखो मैंने यहाँ mgh नहीं लिखा है क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं है,
एनर्जी खत्म हो रही है, कितनी 5%। तो 5% खत्म हो रही, तो मैंने कितना कहा 95% बच रही है। ठीक है, आज के वीडियो में बच्चों इतना ही रखने वाले हैं हम। बहुत सारे सवाल मैंने आपको कराने की कोशिश की, आप थोड़ी प्रैक्टिस करना, इतना ही आसान है। शायद एक वीडियो और कराना पड़ेगा मुझे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का, जिसमें हम चैन वाले क्वेश्चन करेंगे कि टेबल पे एक रस्सी रखी है या एक जंजीर रखी है, उसका कुछ हिस्सा लटका हुआ है, तो उसको ऊपर खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा, या जब वो नीचे जाएगी तो उसका वेग कितना होगा। ये सारे सवाल भी हम कार्य ऊर्जा पर में से कर सकते हैं। शायद मैंने एक क्वेश्चन कराया भी था आपको, या अगर नहीं कराया तो मेरा ध्यान नहीं है पक्का, तो हम अगले वीडियो में कर लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।